Hello dear student, welcome back to our nursing classes. Today we will discuss about position. आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे वो क्या था, कंफर्ट मेजर था या फिर रेस्ट था, स्लीप था, ये सब सारा हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। जो आज का क्लास है जो कि इस यूनिट का मीटिंग ऑफ द नीड, जो बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट जो यूनिट है, इस यूनिट का जो तीसरा पार्ट है जो आज क्लास होगी। तो पोजीशन जो है आज का टॉपिक है। हम लोग देखेंगे कि पोजीशन क्यों दिया जाता है पेशेंट को, पोस्चर मेंटेन क्यों करना है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, पोजीशन इज डिफाइंड एज द प्लेसिंग द पर्सन इन द करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट। पोजीशन क्यों दिया जाता है, कोई भी पेशेंट है उसका करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट बना रहे, इसीलिए हम लोग जो है पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पज़ से प्रोवाइड करते हैं, तो जो पेशेंट है वो प्रमोटिव हो, प्रिवेंटिव हो, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट हो हेल्थ का। मतलब कि पेशेंट जो है उसका हेल्थ प्रमोट हो, उसका हेल्थ प्रिवेंट हो किसी भी तरीके का इंजरी से, इलनेस से या फिर डिजीज से। साथ ही साथ जो पेशेंट है वो क्योर हो एंड रिहैबिलिटेशन दैट मीन्स कि रिकवर हो, ठीक हो। उसका जो हेल्थ है किसी भी कंडीशंस के कारण, किसी भी डिजीज कंडीशंस के कारण जो अफेक्ट हो रहा है वो चीज़ जो है सो सही हो, इसीलिए जो है पेशेंट को पोजीशनिंग दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये क्या एक कंफर्ट मेजर है। हेल्थ फॉर प्लेसिंग द पेशेंट प्रॉपर बॉडी एज नीडेड थेराप्यूटिकली। जो भी पेशेंट है उसके नीड के अकॉर्डिंग उसका जो भी थेराप्यूटिकली है वो चीज़ जो है सो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि जो भी पेशेंट है उसको कंफर्ट मेजर प्रोवाइड किया जाएगा। किस लिए, तो क्योंकि पेशेंट जो है सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं पेशेंट को रिकवरी करना है, कहीं ना कहीं पेशेंट देखने को मिला किसी डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देके पेशेंट को बॉडी को अलाइनमेंट को सही करेंगे, उसके हेल्थ को प्रमोट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे फर्दर ज़्यादा डिजीज कंडीशन को, इमरजेंसी होने से क्योर करेंगे एंड रिहैबिलिटेट करेंगे हेल्थ को। जो पोजीशन है वो यूज ही क्यों किया जाता है, क्योंकि पेशेंट का जो है सो कंफर्ट मेजर हो। पेशेंट को जो नॉर्मली देखने को मिल रहा है कि उसको कंफर्टेबली फील नहीं हो रहा है, तो इस पोजीशनिंग सही ढंग से प्रोवाइड करने से पेशेंट को कहीं ना कहीं कंफर्ट होगा, प्रमोट होगा उसका कंफर्ट। इसीलिए जो है सो हम लोग पेशेंट को पोजीशनिंग करते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। क्या क्या पर्पस है इसका या फिर प्रिंसिपल है इसका। तो प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है मेंटेनिंग गुड बॉडी अलाइनमेंट ऑफ सेल्फ एंड पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसका बॉडी अलाइनमेंट अच्छा हो, इसीलिए क्या किया जाता है, पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। मेंटेनिंग गुड बॉडी मैकेनिज्म, क्या करना है, पेशेंट का जो बॉडी मैकेनिज्म है उसके लिए भी अच्छा होगा अगर आप पोजीशनिंग कर रहे हो पेशेंट को। तो चेंजिंग पोजीशन रेगुलरली आफ्टर एवरी 2 आवर्ली। देखा जाता है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक 2 आवर में पेशेंट का पोजीशन चेंज करना चाहिए। अगर पेशेंट बेड पे है तो, अगर पेशेंट व्हील चेयर पे है तो पेशेंट को हर एक 15 मिनट में, एवरी 15 मिनट में क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन चेंज करना। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पेशेंट बेड रिडन है या फिर पेशेंट बेड पे है तो वैसे पेशेंट को हर एक 2 आवर में पोजीशन चेंज करना है रेगुलरली एंड सिस्टमेटिकली। अगर पेशेंट व्हील चेयर पे है तो पेशेंट को हर एक 15 मिनट पे चेंज करना है पोजीशन। उसके बाद क्या, इंस्पेक्शन ऑफ प्रेशर पॉइंट ड्यूरिंग पोजीशन चेंज फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन। जैसे कि कोई भी पेशेंट है जो बेड रिडन है या फिर लंबे टाइम से बेड पे है, तो देखने को मिलता है जो भी प्रोमिनेंट बॉडी पार्ट है, उभरा हुआ बॉडी पार्ट है, वहाँ पे बेड से कहीं फ्रिक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट मतलब देखना, पेशेंट को ऑब्जर्व करना कि कहीं जो भी प्रेशर पॉइंट है बॉडी का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे रैशेस हो गया है या फिर फ्रिक्शन हो गया। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है अर्ली स्टेज में, देखना है कि कहीं वहाँ का स्किन का ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है। ये चीज़ फॉलो सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट
प्रिवेंट एक्सीडेंट, क्या करना है, पेशेंट को सेफ्टी मेजर देखना है कि पेशेंट को एक्सीडेंट ना हो किसी भी तरीके का, ये मेजर जो है सो चेक करना है। उसके बाद क्या है, इसका पर्पस क्या क्या है पोजीशनिंग का। तो पर्पस में पहला क्या है, सबसे पहला जो पर्पस है वो क्या, इंश्योर कंफर्ट, चेक करना है कि पेशेंट जो है सो जिस पोजीशन में है वो पोजीशन उसके लिए कंफर्टेबल है या फिर नहीं है, क्योंकि पोजीशन है ही क्या, एक कंफर्ट मेजर है पेशेंट का। उसके बाद दूसरा क्या, प्रिवेंट डेक्यूबाइटिस अल्सर, डेक्यूबाइटिस अल्सर या फिर आप लोग जिसको बेड सोर बोलते हो, प्रेशर सोर बोलते हो, उसी को डेक्यूबाइटिस अल्सर बोलते हैं। तो देखना है कि जो भी बेड सोर है या फिर प्रेशर अल्सर है ये तो कहीं पेशेंट को नहीं हो रहा है, ठीक है, जो स्किन है उसका स्किन का ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है। तो यही यहाँ पे है कि प्रिवेंट डेक्यूबाइटिस अल्सर या प्रेशर सोर या फिर आप बोल सकते हो जो प्रिवेंट करना है स्किन के ब्रेकडाउन होने से। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा स्किन जो है सो स्ट्रेच हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चर हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्किन का ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, पेशेंट को प्रिपेयर करना है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए, इसके लिए भी जो है सो पोजीशन जो है सो ज़रूरी है। उसके बाद है फैसिलिटेट अ पेशेंट रिकवरी, पेशेंट को क्या करना है, फैसिलेट करना है रिकवरी के लिए, इन्हेंस करना है पेशेंट को स्लीप के लिए, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, अगर कोई भी पेशेंट है उसको इमोबलाइज करके रखना है तो ये चीज़ कब मेंटेन होगा, जब पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग दिया जाएगा। स्टिमुलेट करना है नर्वस सिस्टम को, परमिट करना है फ्रीक्वेंट स्किन असेसमेंट को। तो इस सारे में क्या नीडेड होगी, पोजीशन का नीड होगा। ये सारा जो है सो पर्पस है पोजीशनिंग करने का, किस किस रीजन से हम लोग पोजीशनिंग करते हैं, ये सारा पर्पस है, ठीक है। और भी बहुत सारा इसका पर्पस है। साथ ही साथ हम लोग को एक दो बात और है जो ध्यान में रखना है कि जो भी पोजीशनिंग है वो क्यों करते हैं, ठीक है, मतलब इसका कुछ तो रीज़न होगा ना। तो रीज़न यही है कि सबसे पहले जैसे हम लोग पर्पस देखेंगे कि प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रैक्चर से, प्रिवेंट करता है प्रेशर इंजरी से, प्रिवेंट करता है डेक्यूबाइटिस अल्सर से, प्रिवेंट करता है या फिर टू फैसिलिटेट कर रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें क्या है कि हम लोग को ये देखना है कि माइंड में कौन सी बातें हैं जो याद रखना है पोजीशन चेंज करने के दौरान। तो 3 वर्ड है जैसे कि प्रेशर है, फ्रिक्शन है एंड शेयर्ड फोर्स है। ये 3 चीज़ जो है सो माइंड में रखना है। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज द प्रेशर, सेकेंड वन इज द फ्रिक्शन एंड थर्ड इज द शेयर्ड फोर्स। ये 3 जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब पेशेंट को आप पोजिशनिंग कर रहे हो तो ये बात माइंड में होना चाहिए कि आप जो पेशेंट को पोजीशनिंग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बॉडी पार्ट में, कोई एक प्रोमिनेंट बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा या फ्रिक्शन लगेगा या फिर शेयर्ड फोर्स होगा जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को बेड सोर, प्रेशर सोर या अल्सर सोर देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या है, गाइडलाइन है यहाँ पेशेंट का कुछ दिया हुआ कि सपोर्टिव डिवाइस शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू इन योर बॉडी फिजिकल एबिलिटी। बहुत सारा जो है सो डिवाइस यूज होता है कंफर्ट, बॉडी को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फिजिकल एबिलिटी के लिए, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सारा चीज़ जो है सो मेंटेन करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंट चेंज करना है पोजीशन को हर एक 2 आवरली, अगर पेशेंट बेड पे है तो, अगर पेशेंट व्हील चेयर पे है तो 15 मिनट पे। उसके बाद क्या, प्रोवाइड स्किन केयर फॉर प्रेशर एरिया, क्रिएट द प्रीवियस पोजीशन, ट्रीट प्रेशर एरिया, बियर द बॉडी वेट। देखना है कि कहीं पेशेंट का स्किन का ब्रेकडाउन हो रखा है तो उस एरिया को, उस वहाँ पे जो है सो क्या करना है, पेशेंट को जहाँ पे भी प्रेशर हो रखा है, प्रेशर अल्सर हो रखा है तो वहाँ पे केयर करना है। साथ ही साथ इंश्योर करना है फाउंडेशन ऑफ द बेड फॉर्म क्लीन एंड मैट्रेस, चेक करना है कि जिस बेड पे पेशेंट है उस बेड जो है सो क्लीन है या नहीं है, वो मैट्रेस ड्राई है या नहीं है। अगर जो मैट्रेस है वो वेट रहेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना रहेगा, इसीलिए देखना है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें कॉन्टामिनेटेड तो नहीं है, पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा चीज़ जो है सो देखना है। अगर उसका एक्टिव रेंज ऑफ मोशन नहीं हो रहा तो उसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्या, एक्टिव एक्सरसाइज क्या, पैसिव एक्सरसाइज क्या, ये सारा चीज़। अगर आप लोग नहीं देखे वो वीडियो तो आप लोग जाके पार्ट 2 जो वीडियो है वो देख लेना है, जो कि यूनिट 3 का है।
उसके बाद क्या है, हम लोग देखेंगे कि जो भी थेराप्यूटिक पोजीशन है वो कौन कौन सा पोजीशन है। ठीक है, तो बहुत सारा पोजीशन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। थेराप्यूटिक पोजीशंस का मतलब क्या हुआ, थेराप्यूटिक मतलब क्या होता है। थेराप्यूटिक पोजीशन दैट मीन्स कि जो भी ये पेशेंट है उस पेशेंट को ठीक होने के लिए जो उपाय कर रहे हैं, जो भी रोगी है उसको जो ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वही चीज़ थेराप्यूटिक है। डिफाइन एज द प्लेसिंग द पर्सन इन करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव रिहेबिलिटेशन। मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट करेंगे। क्यों कर रहे हैं भाई, किस पर्पज़ से ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को प्रमोट करना है, उसके हेल्थ को प्रिवेंट करना है, उसके हेल्थ को एंड क्योर करना है, साथ ही साथ उसको रिकवर करना, रिहेबिलिटेट करना है पेशेंट को। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर पोजिशन प्रोवाइड करेंगे। गुड बॉडी पोस्चर और नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट इज़ द वेरी वाइटल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर सही अच्छा तरीके से पोस्चर है, नॉर्मल अलाइनमेंट है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है बॉडी के फंक्शंस के लिए, चाहे वो वाइटल्स फंक्शन है, किसी भी तरीके का फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। जैसे कि जॉइंट है, टेंडन है, लिगामेंट है, मसल्स है, वेरियस बॉडी पोजीशन है, जो कि स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग किसी भी तरीके का अगर पोजीशन है उसको वो चीज़ जो है सो इम्पोर्टेंट है। क्यों, वाइटल्स ऑर्गेन के लिए बोल सकते हो, वाइटल्स फंक्शन के लिए बोल सकते हो। जैसे कि टेंडन है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ऐसा कि कनेक्ट है, मसल्स से कनेक्ट है, बोन से कनेक्ट है, या फिर लिगामेंट है, ये सारा चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर ये चीज़ बॉडी का अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा तो ये जो सारा चीज़ें है वो जो है सो मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पेशेंट को इंजरी देखने को मिल सकता है। टेंडन में इंजरी देखने को मिल सकता है, लिगामेंट में इंजरी देखने को मिल सकता है, जो हम लोग पढ़े स्टेन और स्प्रेन, ये सब सारा चीज़ें देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या है, थेराप्यूटिक पोजीशन में कौन कौन सा पोजीशन होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी डिनोट किया हुआ है कि यहाँ पे जो भी बेसिक यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है, तो बेसिक में कौन कौन से सुपाइन पोजीशन है, प्रॉन पोजीशन है, फॉलोअर पोजीशन है, कार्डियक पोजीशन है और ट्राइपोड पोजीशन। कार्डियक पोजीशन को ही बोला जाता है कार्डियक, ऑर्थोपेडिक और ट्राइपोड पोजीशन। ट्राइपोड पोजीशन के नाम से क्वेश्चन आते हैं। डॉर्सल रिकॉम्बिडेंट पोजीशन है, लेटरल साइड लाइंग पोजीशन है, उसके बाद सिम्स और लेटरल पोजीशन है जिसको डेकोबाइटस पोजीशन भी बोलते हैं, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है, लिथोटॉमी पोजीशन है, नी चेस्ट या जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन, जिसका भी 2 नाम है या फिर 3 नाम है। ये सारा जो पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है एग्जाम में कि ऑर्थोपेडिक का दूसरा नाम क्या, तो ट्राइपोड पोजीशन है या फिर कार्डियक पोजीशन है। जैसे कि यहाँ पे है सिम्स या फिर लेटरल पोजीशन, सिम्स लेटरल या फिर डेकोबाइटस अल्सर, डेकोबाइटस पोजीशन क्या है, या फिर यहाँ पे गैन्यू पेक्टोरियल पोजीशन किस पोजीशन का नाम है, तो नी चेस्ट पोजीशन को ही बोला जाता है गैन्यू पेक्टोरियल पोजीशन। तो जिसका भी डबल नेम है वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या है, जैसे कि आप लोग को इमेज से दिख रहा होगा कि एक इंसान है वो क्या है, सुपाइन लेटा हुआ है और उसका जो बॉडी है वो एकदम कंफर्टेबली जो है सो पेशेंट का बेड पे बॉडी एकदम नॉर्मल पोजीशन में है। तो ये चीज़ सुपाइन पोजीशन है, जिस इमेज से क्लियरली पता चल रहा होगा क्या है सुपाइन पोजीशन। और हॉरिजेंटल रिकम्बिडेंट पोजीशन या डॉर्सल पोजीशन, इसी को क्या क्या नाम है इसका, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का ही नाम क्या है, हॉरिजेंटल पोजीशन या फिर रिकम्बिडेंट पोजीशन या फिर डॉर्सल रिकम्बिडेंट पोजीशन जो है सो डॉर्सल पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो भी सुपाइन पोजीशन है इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट कैसे लाइंग ऑन द बैक है, ठीक है, विद द आर्म एट साइड, क्या है पेशेंट जो है सो लेटा हुआ है, ठीक है, उसका आर्म जो है दोनों साइड में है, ठीक है। उसके बाद क्या, इन दिस पोजीशन पेशेंट इज मेड टू लाई ऑन हिज हर बैक विद आर्म एंड लेग स्ट्रेट ऑन द साइड ऑन द फ्लैट बेड। मतलब कि एक पेशेंट है जो कि लेटा हुआ है और वो स्ट्रेट लेटा हुआ है, उसके दोनों साइड में जो है सो क्या है, हैंड है और जो हेड है वो फ्लैट है बेड पे, और साथ ही साथ सर के नीचे जो है सो वो पिल्लो रखा हुआ है। जनरली द हेड इज रेस्टोर्ड ऑन पिल्लो कीपिंग द नेक ऑन न्यूट्रल पोजीशन। The patient arm can be either trunked at their side or abducted.
ये चीज़ें इतना हम लोग को माइंड में नहीं रखना है, बस इतना माइंड में रखना है कि जो सुपाइन पोजीशन है वो कैसे होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि सुपाइन पोजीशन में पेशेंट जो है सो कैसे लेटा हुआ है, लाइंग ऑन द बैक है, ठीक है। साथ ही साथ ये इसमें हम लोग को ये याद रखना है कि सुपाइन पोजीशन किस किस पेशेंट को देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आप लोग लिख लेना कि सुपाइन पोजीशन किस किस कंडीशन में देंगे। तो जैसे कि इसका यूजेज क्या है, तो यूजेज का अगर हम लोग बात करें तो यूजेज में क्या होता है, इसमें सबसे पहला यूज होता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन। अगर पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो हम लोग सुपाइन पोजीशन जो है सो बोलते हैं पेशेंट को लेटने के लिए। उसके बाद क्या है, जो पेशेंट है उसका यूज फॉर हेड टू टो एग्जामिनेशन। अगर कोई पेशेंट है उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है तो उस केस में भी सुपाइन पोजीशन का नीड होता है। अगर कोई पेशेंट है जिसको स्पाइनल आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया और सर्जरी, अगर कोई भी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया गया है तो उस केस में भी हम लोग सुपाइन पोजीशन देते हैं। बट अगर पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया हुआ है तो सुपाइन पोजीशन तो देंगे, बट सुपाइन पोजीशन के अंदर कभी पिल्लो नहीं लगाएंगे अगर पेशेंट जो है सो स्पाइनल एनेस्थेसिया का है तब। वैसे तो अगर नॉर्मली सुपाइन पोजीशन का बात करें तो पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए पिल्लो यूज होता है, बट अगर इन केस स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया हुआ उसके बाद जो है सो हमेशा सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है। तो उस टाइम में कभी भी सिर के नीचे पिल्लो नहीं लगाना है, क्योंकि जहाँ पे भी एनेस्थेसिया दिया हुआ है वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होगा और जिसके कारण जो है पेशेंट को प्रॉब्लम होने के देखने को मिल सकता है, इसीलिए। उसके बाद क्या, बिफोर लीवर बायोप्सी, जो भी पेशेंट है उसको लीवर बायोप्सी करने से पहले जो है सो सुपाइन पोजीशन दिया जाता है। या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर लंबर पंचर, अगर जब किसी भी पेशेंट को लंबर पंचर किया जाता है तो उस केस में भी सुपाइन पोजीशन देते हैं उस टाइम भी, लेकिन सर के नीचे पिल्लो नहीं होनी चाहिए। और कितना देर के लिए जो है सो सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है पेशेंट को आफ्टर लंबर पंचर, तो 4 से 12 आवर के लिए रखा जाता है। 4 से 12 आवर के लिए, वैसे तो मेनली 4 आवर तक ही रखा जाता है कि पेशेंट को हेडेक ना हो। अगर हो सके तो कहीं लंबर पंचर से कहीं CSF जो है सो डिस्चार्ज ना हो, इसीलिए देखने को मिलता है कि लीक ना हो CSF फ्लूइड, इसीलिए पेशेंट को जो है सो प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड पे जहाँ पे भी नीडल इंसर्ट रहा है तो वहाँ प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है। कितना देर तक, तो मिनिमम 4 आवर तक। उसके बाद क्या है, अगर पेशेंट को मेल कैथेटराइजेशन करना है तो उस केस में भी सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। तो सुपाइन पोजीशन क्या है, आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया है उसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है कि सुपाइन पोजीशन जो है सो वो किस किस केस में यूज कर सकते हैं। तो जो भी यूजेज मैं बताई हूँ वो सारा चीज़ें नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट वन इज द प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन क्या है, तो जो प्रॉन पोजीशन है, पेशेंट लाई ऑन द एब्डोमेन एंड हेड टर्न ऑन बैक। इस केस में क्या रहेगा, जो पेशेंट है लाइंग ऑन द एब्डोमिनल विद हेड टर्न टू द साइड, ठीक है। एक साइड हेड टर्न रहेगा और पेशेंट जो है सो लाइंग ऑन द एब्डोमेन, मतलब कि पेशेंट जो है सो पेट के बले लेटा रहेगा। ये जो पोजीशन है मेड टू लाई डाउन ऑन एब्डोमेन ऑन फ्लैट बेड to support the patient lying prone, place pillow under the head, one pillow under the waist and one under the ankle to release the weight of the two। 3 पिल्लो लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, तो जो प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए जो है सो ये चीज़ किया जाएगा। साथ ही साथ पेशेंट लाई विद द हर्न हेड टर्न टू द वन साइड फॉर कंफर्टेबल पेशेंट अपने अकॉर्डिंग हेड को टर्न कर सकता है। आर्म में भी अबव द हेड और अलोंग साइड बॉडी, कवर विद सीट और बाथ ब्लैंकेट। दिस इज द ओनली बेड पोजीशन दैट अलाउ फुल एक्सटेंशन हिप एंड नी जॉइंट। बस ये एक पोजीशन है जिसमें जैसे पेशेंट का फुल एक्सटेंशन रहता है हिप और नी जॉइंट का, ठीक है। इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि इस ओनली यही पोजीशन है प्रॉन पोजीशन जिसमें क्या हो रहा है, फुल एक्सटेंशन रह रहा है हिप का और नी जॉइंट का। देखना है क्यों प्रोवाइड किया जाता है, पेशेंट के कंफर्ट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है कि रिलीव प्रेशर फॉर बेड सोर एरिया ऑफ द बैक। साथ ही साथ है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड क्यों यूज किया जाता है, तो पेशेंट को देखने को मिलता है कि अगर पेशेंट को किसी भी चीज़ का एस्पिरेशन हो गया तो उस केस में भी जो
है सो प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड करना है। कुछ जो अभी पॉइंट बता रही हूँ उसको नोट डाउन करना है कि प्रॉन पोजीशन कब कब यूज करेंगे। तो प्रॉन पोजीशन कब कब यूज होगा, तो जब पेशेंट का रीनल बायोप्सी हो रहा है, ड्यूरिंग द रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी में प्री का भी अलग पोजीशन रहता है, पोस्ट का भी अलग रहता है और ड्यूरिंग का भी अलग रहता है। तो ड्यूरिंग रेनल बायोप्सी यूज होता है। आफ्टर टॉन्सिलेक्टॉमी यूज होता है, मतलब जब टॉन्सिलेक्टॉमी किया जाता है उसके बाद जो है सो आफ्टर टॉन्सिलेक्टॉमी जो है सो प्रॉन पोजीशन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ ऑपरेशन एंड इंजरी ऑफ द बैक, किसी भी तरीके का ऑपरेशन है या फिर इंजरी है बैक में, बैक साइड में, तो उस टाइम में भी प्रॉन पोजीशन का यूज होता है। या फिर अगर स्पाइन डिफॉर्मिटी हो रखा है तो उस केस में भी क्या करना है, प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्या है, पोस्टीरियर थोरैक्स एंड हिप जॉइंट को के केस में जब बर्न हो जाता है अगर पोस्टीरियर थोरैक्स या फिर हिप जॉइंट में, तो देखने को मिलता है कि प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद क्या है, दूसरा जो नेक्स्ट जो भी पोजीशन है वो कौन सा है, फॉलोअर पोजीशन। फॉलोअर पोजीशन ये बहुत कॉमन है, ठीक है। फॉलोअर पोजीशन क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, फॉलोअर पोजीशन इज द सेमी सिटिंग पोजीशन विद वेरियस डिग्री ऑफ द हेड एलिवेशन। फॉलोअर पोजीशन इज द बेड पोजीशन वेयर द हेड एंड ट्रंक आर राइज 15 से 90। जैसे कि फर्स्ट में हम लोग पढ़े ना कि वेरियस डिग्री, तो वेरियस डिग्री में सबसे पहले कितना से कितना तक, 15 से 90 डिग्री तक जो हेड को टर्न, हेड को एंड ट्रंक को राइज किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, ये जो पोजीशन है, ये दिस पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट विद द सपोर्ट ऑफ बैक, रेस्ट एंड पिलो। ये जो पोजीशन है इसमें क्या किया जाता है, बैक को सपोर्ट किया जाता है बैक रेस्ट के हेल्प से एंड पिल्लो के हेल्प से। उसके बाद क्या है, द पेशेंट्स नी आर स्लाइटली एलिवेटेड। इस केस में पेशेंट का नी हल्का स्लाइटली एलिवेट रहता है with the help of a small pillow और roll towel under the knee to prevent pressure on the back of the leg। अब हम लोग देखेंगे कि जो भी फॉलोअर पोजीशन है उसमें क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पिल्लो से सपोर्ट किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है प्रेशर ऑफ बैक ऑफ लेग को। क्यों, क्योंकि जो भी प्रेशर पड़ रहा है एक जगह पे, कि जैसे कि नी है, नी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, पेशेंट लेटा हुआ है फिर बैठा हुआ है फॉलोअर पोजीशन में, तो उस चीज़ को रिलीव करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है टाइप ऑफ फॉलोअर पोजीशन, 3 टाइप का है। पहला हाई फॉलोअर पोजीशन, दूसरा सेमी फॉलोअर पोजीशन, दूसरा एंड तीसरा लो फॉलोअर पोजीशन। तो हाई फॉलोअर पोजीशन क्या है, तो हाई फॉलोअर पोजीशन में हम लोग को ये देखना है कि पेशेंट जैसे लग रहा है कि बैठा हुआ है, बैक सपोर्ट लेके पेशेंट जो है सो एलिवेट है, उसका कहीं ना कहीं जो हेड है वो, या फिर कितना डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, ये जो पेशेंट है इस फॉलोअर पोजीशन वाले, इसका इंडिकेशन क्या होगा। पहले हम लोग सेम फॉलोअर पोजीशन का बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो भी फॉलोअर पोजीशन है उसमें जैसे कि 3 टाइप था, हाई फॉलोअर का 90 डिग्री है, सेमी फॉलोअर का 30 to 45 डिग्री और लो फॉलोअर का कितना है, 15 से 30 डिग्री है। तो ये जो फॉलोअर पोजीशन है वो प्रोवाइड क्यों किया जाता है, तो प्रोवाइड करने का रीज़न क्या क्या है, इंडिकेशन इसका देखेंगे तो क्या क्या है। सबसे पहला तो कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट में हम लोग फॉलोअर पोजीशन यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, वैसे पेशेंट जिसको कार्डियक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वैसे पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन का नीड होता है। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट है जिसका एब्डोमिनल सूचर दिया हुआ है, टू रिलीव प्रेशर ऑन एब्डोमिनल सूचर्स, टू रिलैक्स बैक एंड थाई मसल्स, सीवीपी मेजरमेंट एंड आईसीडी ड्रेनेज, ये सब जो केस है उसमें पोजीशनिंग दिया जाता है। कौन सा, फॉलोअर पोजीशनिंग। उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे क्लासीफाई करके हाई फॉलोअर पोजीशन। तो हाई फॉलोअर पोजीशन क्या है, 80 to 90 डिग्री जो है सो देखने को मिलता है। इसमें बेड हेड एलिवेट रहता है। किस केस में हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे, तो अगर पेशेंट को हम लोग एनजी ट्यूब इंसेंसर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर यहाँ पे जो भी एनजी ट्यूब है, इससे क्वेश्चन आता है कि उसमें फीडिंग के टाइम में कौन सा जो है सो पोजीशन प्रोवाइड करोगे आप, और अगर पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो तो उस टाइम कौन सा पोजीशन आप प्रोवाइड करोगे, ये चीज़ पूछा जाता है। तो
पोजीशन तो प्रोवाइड करना है फॉलोअर ही, लेकिन उसमें डिफरेंस है कि हाई फॉलोअर कब प्रोवाइड करना है एंड जो है सो सेमी फॉलोअर कब प्रोवाइड करना है। तो जब पेशेंट को आप एनजी ट्यूब मतलब कि जो गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम में हाई फॉलोअर पोजीशन देनी होती है। और फिर ठीक है, उसके बाद क्या, ये तो पहला इंडिकेशन है। दूसरा क्या है कि अगर पेशेंट को सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम है, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, पेशेंट को सांस लेने में नहीं आ रहा है, तो उस केस में हाई फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है ऑटोनॉमिक हाइपर डिस्फिलेक्सिया। अगर कोई पेशेंट है जिसको देखने को मिल रहा है स्पाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ऑटोनॉमिक हाइपर डिस्फिलेक्सिया एक डिजीज कंडीशन है, इस केस में भी हाई फॉलोअर पोजीशन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है हम लोग देखेंगे सेमी फॉलोअर पोजीशन। तो सेमी फॉलोअर पोजीशन का एंगल कितना है, तो 30 to 45 डिग्री है। ये है हम लोग कब यूज करते हैं, तो पेशेंट को देखने को मिलता है अगर माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसमें देखते हैं कार्डियक अगर कैथेटराइजेशन करना है तो उस केस में हम लोग सेमी फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अगर पेशेंट को थायरेक्टोमी करना है, लैरेंजियोटोमी हो रखा है, तो उस केस में सेमी फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई पेशेंट है जिसका नेक वेन डिस्टेंशन हो रखा है तो उस केस में जो है सो प्रोवाइड किया जाता है। या फिर अगर कोई पेशेंट है जिसको क्रैनियोटोमी करनी है तो उस केस में भी सेमी फॉलोअर पोजीशन जो है सो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ जो यूजेज मैं अभी बताई हूँ, जैसे कि पेशेंट को किस किस कंडीशन में हम लोग सेमी फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो सबसे पहला बताए थे जो भी है वो क्या है, थायरेक्टोमी है, लैरेंजियोटोमी है, नेक वेन डिस्टेंशन है, माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन है, या फिर कंटिन्यू फीडिंग करवाना है पेशेंट को उस टाइम में। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको वो एनजी ट्यूब से उसको डाइट दिया जा रहा है, फीड करवाया जा रहा है, तो अगर कंटिन्यू पेशेंट को जो है सो फीड करवाना है या फिर एनजी ट्यूब लगाए तो सेमी फॉलोअर पोजीशन में जो है सो या तो वो मेडिसिन हो सकता है या तो वो खाना हो सकता है पेशेंट का लिक्विड फॉर्म में। तो वो सारा जो एनजी ट्यूब से पेशेंट को फीड करवाया जाता है वो किस पोजीशन में, सेमी फॉलोअर पोजीशन में। साथ ही साथ अगर एनजी ट्यूब का इरिगेशन करना है तो उसके लिए भी सेमी फॉलोअर पोजीशन ही प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लो फॉलोअर पोजीशन। तो लो फॉलोअर पोजीशन का कब कब यूज होता है, एस्पिरेशन ड्यूरिंग द ट्यूब फीडिंग। साथ ही साथ बहुत सारा है जिसमें कि लो फॉलोअर पोजीशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें इस तीनों का एंगल इम्पोर्टेंट है कि कब कौन सा कितना डिग्री पे कौन सा पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है कि जो यूजेज मैं बताई हूँ वो यूजेज भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कार्डियक पोजीशन जिसका दूसरा नाम है ऑर्थोपेनिक और ट्राइपोड पोजीशन। लेकिन जो ट्राइपोड पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम से जाना जाता है कि ट्राइपोड पोजीशन किस पोजीशन को बोलते हैं। तो कार्डियक बोलो आप या फिर ऑर्थोपेनिक बोलो, ये तीनों जो है सो इक्वल है, ये याद रखना है। कार्डियक पोजीशन इज ऑल्सो नॉन एज जो ऑर्थोपेनिक और ट्राइपोड पोजीशन। इट इज़ द सिटिंग अपराइट पोजिशन विद द हेड ऑफ बेड एलिवेशन 90 डिग्री। इसमें जो है सो पेशेंट का हेड और बेड कितना एलिवेट रहता है, 90 डिग्री। जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो भी पेशेंट है उसके आगे एक कार्डियक टेबल है और पेशेंट जैसे उस कार्डियक टेबल पे अपना हेड को रखा है। तो यही क्या है, स्लाइटली फॉरवर्डेड जो है सो पेशेंट देखने को मिल रहा है कि फ्लेक्स है। दिस पोजीशन हेल्प इन ईजी ब्रीथिंग। ये पोजीशन क्या कर रहा है, किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ब्रीथिंग में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ ऑर्थोपेनिक पोजीशन परमिट मैक्सिमम लंग्स एक्सपेंशन फॉर गैसेस। अगर कोई पेशेंट है जिसको देखने को मिल रहा है कि लंग्स एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है तो उस केस में भी ऑर्थोपेडिक पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि लंग्स एक्सपेंशन अच्छे से हो पा रहा है इसीलिए। और दूसरा क्या है इसका यूजेज कि गैसेस एक्सचेंज होने में अच्छा है, ठीक है, इसीलिए बिकॉज द एब्डोमिनल ऑर्गन डू नॉट पोज प्रेशर अगेंस्ट द डायफ्राम। अब क्या है इसका भी हम लोग पर्पस देख लेते हैं। जैसे कि इतना जो भी हम लोग देखे हैं कि कार्डियक पोजीशन या फिर ऑर्थोपेडिक पोजीशन क्या है, ट्राइपोड पोजीशन क्या है,
आप लोग को इमेज से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि पोजीशन कैसा होता है। पोजीशन भी माइंड में रखना है कि किस तरीके से पेशेंट किस में हेड एलिवेट कर रखा है, नेक को फ्लेक्स कर रखा है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यूजेज में क्या होगा, तो यूजेज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा था ना कि जो पेशेंट है उसको ब्रीथिंग करने में ईजी होगा, ठीक है। तो पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पेशेंट को अगर सीवियर डिस्पनिया वाला पेशेंट है, मतलब कि जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रहा है, सीवियर डिस्पनिया है, तो उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट है उसका कार्डियक प्रॉब्लम, जैसे कि नाम में ही है कार्डियक, वैसा पेशेंट जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को भी जो है सो कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा। कार्डियक अस्थमा है उसमें भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रिवेंट इम्बोलिज्म, मतलब कि इम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए भी क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटीग है या फिर पेशेंट को इम्बोलिज्म बन रखा है, ठीक है, तो उस सब केस में क्या करना है, कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड करना है। होता है ना कि पेशेंट को एयर इम्बोलिज्म हो रखा है, किसी रीजन से ब्लड वेसल्स में एयर जो है सो वो रुक गया है, इम्बोलिज्म बन गया है और वो सर्कुलेशन में इधर से उधर जा रहा है, तो वैसे सब कंडीशन है तो क्या प्रिवेंट करने के लिए एम्बोलिज्म को भी कार्डियक पोजीशन का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कौन सा पोजीशन है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आप लोग नाम सुने होंगे कि डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन क्या है, तो फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि एक कैसा पोजीशन होता है। तो डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन जो है सो उसमें क्या है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, बट इसमें जो लेग है वो कहीं ना कहीं जो है सो एलिवेट है, लेग जो है सो स्लाइटली एलिवेट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या, डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन इज द लाइंग इज ऑन द बैक विद आर्म एट साइड, लेग अपार्ट, नी बेंट है। क्या है डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन में, ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें नी बेंट है एंड फीट फ्लैट ऑन द बेड विद पेशेंट हेड एंड शोल्डर स्लाइटली एलिवेटेड ऑन अ पिल्लो। नेक्स्ट क्या है, दिस पोजीशन इज सिमिलर टू सुपाइन पोजीशन विद नी आर फ्लेक्स एंड सोल फीट आर ऑन द बेड। ये चीज़ सुपाइन पोजीशन में नहीं था। सुपाइन पोजीशन में क्या था, पैर जो है सो एकदम स्ट्रेट था, एकदम बेड पे सटा हुआ था, बट इसमें क्या है, सुपाइन पोजीशन में तो पेशेंट है बट पेशेंट क्या है, नी, पेशेंट का नी क्या है, फ्लेक्स्ड है, ठीक है, एंड सोल और फीट जो है सो बेड पे है। यूज फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, क्यों यूज करते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, एंड जेनाइट एरिया के लिए यूज करते हैं। मतलब कि हम लोग पेशेंट का जो भी रिप्रोडक्टिव एरिया है उसको देखने के लिए यूज करते हैं डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन। जैसे कि पेशेंट का वाल्वा हो गया, वेजाइना हो गया, या फिर पेशेंट को रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, या फिर पेरिनियल एग्जामिनेशन करना है, कैथेटराइजेशन करना है, तो उस सब केस में क्या करना है, पेशेंट को डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन प्रोवाइड करना है। या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना है गायनोकोलॉजिकल पर्पस से, या फिर कोई गायनोकोलॉजिकली प्रोसीजर करना है, ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप यूज करना है, या फिर डिलीवरी का कंडीशंस है, तो उस सारे में कौन सा पोजीशन जाता है, डॉर्सल रिकम्बिनेंट हो जाता है। या फिर आप बोल सकते हो फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए, मेल कैथेटराइजेशन के लिए कौन सा पोजीशन यूज करना है, तो सुपाइन यूज करना है, लेकिन डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन किसके लिए यूज करना है, तो फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए यूज करना है। आई होप ये जो है सो समझ आ गई होगी आप लोग को डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन। अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट कौन सा पोजीशन है, लेटरल या फिर साइड लाइंग पोजीशन, ठीक है। लेटरल या साइड लाइंग पोजीशन क्या है, तो लेटरल और साइड लाइंग पोजीशन इमेज से दिख रहा होगा कि लेटरल और साइड लाइंग कैसे, पेशेंट जो है सो एक साइड करवट लिया हुआ, मतलब कि एक हैंड नीचे है एंड पेशेंट का एक हैंड ऊपर है। क्या है लेटरल पोजीशन और साइड लाइंग पोजीशन इज द लाइंग इन द लेफ्ट और राइट साइड सपोर्टेड बिहाइंड बैक एंड बिटवीन द नी एंड एंकल्स विद पिल्लो। पेशेंट जो है जो भी लेटा हुआ है लेटरल साइड से विद द हेल्प ऑफ पिल्लो, दोनों पैर के बीच में पेशेंट को पिल्लो रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि गुड अलाइनमेंट यूज होगा, इसीलिए गुड अलाइनमेंट के कारण।
In the position, patient is made lie on the right or left side with the both knees slightly bent toward the abdominal, but the upper knee is bent more than lower knee. क्यों? क्योंकि अपर जो लेग है उसको अच्छा स्पेस मिला है, या फिर जो लेग है वो अच्छे से कंफर्टेबली पेशेंट क्या कर पा रहा है, बेंड कर पा रहा है कंपेयर टू लोअर लेग। कब यूज करते हैं इस पोजीशन को, तो हम लोग कब यूज करेंगे, देखते हैं कि जो भी पेशेंट है कंफर्टेबली के लिए ये पोजीशन यूज किया जाएगा, लेकिन किस केस में यूज किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल पोजीशन हेल्प टू रिलीव प्रेशर ऑन द सैक्रम। अगर सैक्रम एरिया में पेन हो रहा है, सैक्रम को रिलीव करना है, तो उस टाइम में लेटरल या फिर साइड लाइंग पोजीशन यूज होगा, या फिर कॉकीज का प्रेशर रिलीज करना है, या फिर प्रेशर जो है सो सही करना है, कॉकीज को जो है सो स्पेस देना है, बोल सकते हो। हील इन द पीपल हु सीट फॉर मच ऑफ द डे, कॉम्फर्ट और बेड रेस्ट फॉलो सो डॉर्सल रिकॉम्बिनेंट। सिंपल भाषा में समझेंगे तो क्या है कि सैक्रल एंड जो सैक्रल रीजन है ये बोल सकते हो आप, या फिर बॉडी प्रोमिनेंस जो है सो बैक का, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए लेटरल या साइड लाइंग पोजीशन यूज किया जाता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर रेक्टल टेम्परेचर यूज करना है, तो रेक्टल टेम्परेचर असेस करना है, तो उस केस में भी क्या करते हैं, लेटरल या फिर साइड लाइंग पोजीशन यूज करते हैं। या फिर बोल सकते हो आप कि अगर पेशेंट को टेम्परेचर मेजरमेंट करना उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है लेटरल साइड लाइंग पोजीशन कब कब हम यूज करते हैं, तो पेशेंट को देखने को मिलेगा सैक्रल या फिर कॉकिक जो है सो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे लेटरल साइड लाइंग पोजीशन है एंड लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल दोनों होता है, ठीक है। तो लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल जो है, तो इसमें कभी कभी देखने को मिलता है कि अगर सर्जरी हो रखा है एक साइड वाले एरिया का या फिर मिड एक्जिलरी वाला एरिया का, तो उस टाइम भी यूज किया जाता है। जैसे कि लेफ्ट लेटरल का बात करें तो लेफ्ट लेटरल यहाँ पे पॉइंट जो है सो अगर आप नोट करो तो नोट कर लेना कि जो लेफ्ट लेटरल है कब कब यूज किया जाता है। जैसे कि एनीमा देना है या फिर रेक्टल टेम्परेचर का बात हुआ, तो उस सब के लिए स्पेसिफिक जो है सो पोजीशन का यूज किया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है एनीमा से रिलेटेड एंड रेक्टल टेम्परेचर से रिलेटेड। तो जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में एनीमा जो है सो लेंगे, साथ ही साथ एनीमा जो प्रोवाइड किया जाता है वो कब, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। एंड रेक्टल टेम्परेचर जो प्रोवाइड किया जाता है वो किस में प्रोवाइड किया जाता है, तो रेक्टल टेम्परेचर। सपोजिटरी जो है अगर ये प्रोवाइड करना है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, कॉलन इरिगेशन करना है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से कौन कौन सा, लेफ्ट लेटरल में पोजीशन में एनीमा दिया जाता है, रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है, सपोजिटरी लिया जाता है, कॉलन इरिगेशन होता है। ये सारा जो है सो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में प्रोवाइड किया जाता है। राइट लेटरल में क्या है, तो राइट लेटरल में देखेंगे पेशेंट को आफ्टर लीवर बायोप्सी, अगर पेशेंट को लीवर बायोप्सी हुआ है तो उस केस में भी क्या करना है, राइट लेटरल पोजीशन देना है। अगर पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन है तो उस टाइम में भी क्या करना है, पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन देना है। ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है, नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वन इज द सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन क्या है, तो जैसे कि आप लोग को फोटो में दिख रहा होगा कि सिम्स पोजीशन कैसा होता है, ठीक है। तो सिम्स पोजीशन क्या है, सिम्स और लेटरल डेकुबाइटस पोजीशन डिफाइन as lying on the left side semi-prone position with the right leg flexed and drawn up toward the chest. The left arm is a position along with the patient back. क्या देखना है कि ये जो पोजीशन है
हम लोग मेन अब देखेंगे कि यूजेज क्या है। तो यूजेज क्या है इसका, तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए होता है, साथ ही साथ ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टल एरिया देखते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है तो उस केस में है, या फिर पोस्ट एनेस्थेटिक रिकवरी पोजीशन है उस केस में यूज होता है, या कभी कभी देखने को मिलता है जो एनीमा का चॉइस है, ठीक है, पोजीशन का, वो कौन सा है, सिम्स लेटरल पोजीशन है, या फिर लेफ्ट लेटरल जो पोजीशन है वही क्या है, एनीमा देने का बेस्ट पोजीशन माना जाता है। तो बेसिक है, याद रखना है कि कब यूज करना है पोजीशन, सिम्स पोजीशन। उसके बाद है टेंडर लेनबर्ग पोजीशन। टेंडर लेनबर्ग पोजीशन किसको बोलते हैं, या फिर ये क्या होता है। इमेज में जैसे कि दिख रहा है ना कि टेंडरबर्ग पोजीशन क्या है, इसमें हेड नीचे और लेग ऊपर है, तो ये पोजीशन को क्या बोलते हैं, टेंडर लेनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो किस पेशेंट को यूज करेंगे। सबसे पहले क्या है, पोजीशन इंक्लूड लाइंग ऑन बैक विद आर्म एट साइड, बेड पोजिस्टेटेड सो फुट एंड ऑफ द बेड इज हायर देन हेड एंड ऑफ द बेड, मतलब कि हेड नीचे है और लेग ऊपर है इस केस में। बॉडी इज लेड फ्लैट ऑन बैक सुपाइन पोजीशन विद द फीट हायर देन द हेड, अप्रॉक्सीमेटली कितना 30 डिग्री, मतलब कि अगर देखा जाए तो जो सेमी फॉलोअर पोजीशन है उसका ये अपोजिट है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसमें पेशेंट सुपाइन तो लेटा हुआ है लेकिन बेड से हेड एलिवेट नहीं है, लेग एलिवेट और हेड जो है सो डाउन है उतना, ठीक है। क्यों प्रोवाइड करेंगे, यूजेज क्या है इसका, तो यूजेज हम लोग कब करते हैं, दिस स्टैंडर्ड पोजीशन यूज इन एब्डोमिनल एंड गायनोलॉजिकल सर्जरी में यूज होता है। लेकिन क्या कब कब यूज होता है ये हम लोग देखते हैं। पहला तो अगर पेशेंट कोलैप्स कर रहा है, पेशेंट शॉक वाला कंडीशन है, तो उसको ब्रेन का जो है सो सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए टेंडर लेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो शॉक वाले पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना है इसको, ठीक है, कि जो शॉक है या फिर कोलैप्स कर रहा है पेशेंट, तो उस पेशेंट को कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करना है, टेंडर लेनबर्ग पोजीशन, शॉक पोजीशन में। साथ ही साथ हाइपोटेंशन है अगर पेशेंट को, तो उस केस में क्या प्रोवाइड करना है, टेंडर लेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करना है। अगर देखने को मिल रहा है कि कोई पेशेंट है जिसको हाइपोटेंशन हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है, टेंडर लेनबर्ग पोजीशन देना है। पेशेंट की बॉडी में क्या होगा, बीपी मेंटेन होगा, या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलेशन मेंटेन होगा, वॉल्यूम मेंटेन होगा, और पेशेंट को हेल्प मिलेगा सर्जरी रिकवरी करने में। उसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन, पोस्टल ड्रेनेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर कोई पेशेंट है जिसको पोस्टल ड्रेनेज करना है तो उस केस में भी कौन सा आप पोजीशन दिया जाएगा, टेंडर लेनबर्ग पोजीशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है अगर कोई पेशेंट है जिसको कोड प्रोलैप्स हो गया है तो उस केस में भी दिया जाता है। इसमें एक चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, अगर कोई पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस पेशेंट को कभी भी टेंडर लेनबर्ग पोजीशन नहीं देते, उस पेशेंट को रिवर्स टेंडर लेनबर्ग पोजीशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक वही होगा, रिवर्स टेंडर लेनबर्ग पोजीशन। इसमें क्या दिख रहा है, तो रिवर्स टेंडर लेनबर्ग पोजीशन क्या है, पोजीशन इज द अपोजिट ऑफ टेंडरबर्ग पोजीशन, मतलब कि अपोजिट किसका है, टेंडर लेनबर्ग पोजीशन का, ठीक है। कब पेशेंट को यूज करेंगे, तो अगर पेशेंट को GERD हो रखा है तो उस पेशेंट को क्या करेंगे, GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, मतलब कि ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेने के बाद चीज़ें जो है सो गला में आता है, या फिर बोल सकते हो कि रिवर्स बैक हो रहा है, रिफ्लक्स, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, एसिडिक नेचर देखने को मिला अगर एब्डोमेन में, तो उस टाइम में देखने को मिलता है पेशेंट को। या फिर GERD का जो भी केस है उस केस में क्या करना है, रिवर्स टेंडर लेनबर्ग पोजीशन देना है। साथ ही साथ जो ICP के केस में भी दिया जाता है ये चीज़ें। नेक्स्ट जो है सो एक दो और पोजीशन है जो इसमें कि मेंशन नहीं होगा आई थिंक, वो क्या होता है, रोज पोजीशन। मैं समझा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कि एक रोज पोजीशन होता है और जिसका मतलब क्या होता है, सुपाइन विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। इसमें क्या होता है ना कि जो भी पेशेंट है देखने को मिलता है कि जो
एक्सटेंशन नेक है उसका एक्सटेंशन होता है, हाइपर एक्सटेंशन होता है, मतलब कि होता है ना कि पेशेंट लेटा हुआ और चीन को बहुत ज़्यादा जो एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, नेक को जो से उठा दिया, तो उसी को बोलते हैं रोज पोजीशन। कब यूज करते हैं? टॉन्सिलेक्टोमी में यूज करते हैं, या फिर वाल्वोप्लास्टी होता है उस केस में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पोजीशन है लिथोटॉमी पोजीशन। इमेज से क्लियर हो रहा होगा कि कैसा है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, साथ ही साथ उसका जो नी है वो फुली फ्लेक्स्ड है, ठीक है। एक इसका बेड आता है, जो भी ओटी का बेड है या फिर जो भी बेड होता है उसमें ऐसा सिस्टम बना होता है कि लेग को एलिवेट करने के लिए, लेग को ऊपर रखने के लिए, स्टिप्स करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो है सो बना होता है, ठीक है। स्पेशल चीज़ों में यूज किया जाता है, जैसे कि एग्जामिनेशन हो गया, डायग्नोस्टिक पर्पस हो गया, पेल्विक एग्जामिनेशन लेना है, सैंपल लेना है किसी भी तरीके का, तो उस केस में क्या करना, लिथोटॉमी पोजीशन देना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि वेजाइनल एंड गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, हिस्टेक्टॉमी करने के लिए, या फिर एबॉर्शन है तो D&E यूज करने के लिए, या फिर जो भी पेशेंट है उसको कोई किसी भी तरीके का अगर सैंपल लेना है, वैसा केस में किसका यूज होता है, लिथोटॉमी पोजीशन का। स्पेशली जो यूज होगा कितना होगा, किस में होगा, तो गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में होगा, या फिर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में होगा, एंड ट्रीटमेंट में होगा, एंड जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी करनी है तो उस चीज़ में होगा, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है तो उसमें भी यूज किया जाता है ये पोजीशन। ये पोजीशन में याद क्या रखना है, तो इसमें नी जो है सो कितना फ्लेक्स रहेगा, तो पेशेंट जो है सो लाइक किस पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में, विद हिप एंड नी फ्लेक्स एट 90 डिग्री। यही वर्ड याद रखना है कि लिथोटॉमी में जो पेशेंट का नी है वो कितना डिग्री पे फ्लेक्स्ड है, 90 डिग्री पे जो है सो फुट इन स्टिप्स है, मतलब कि ये जो पेशेंट है ना इसका लेग जो है सो सपोर्ट किया हुआ है, स्टिप्स किया हुआ है, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, नी चेस्ट पोजीशन या फिर गेन्यू पेक्टोरल पोजीशन। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि नी चेस्ट या फिर गेन्यू पेक्टोरल पोजीशन किसको बोलते हैं। तो इस जैसे कि पोजीशन दिख रहा है पेशेंट जो का पोजिशनिंग जो दिखा रखा है इमेज में, इन दिस पोजीशन द पेशेंट नी ऑफ बेड विद द थाई वर्टिकल्स एंड चेस्ट रेस्टिंग ऑन फॉर्म पिलो। चेस्ट जो है कहीं ना कहीं नीचे सटा हुआ है और जो बैक है पेशेंट का वो फ्लेक्स्ड है, ठीक है। ऐसी ये पोजीशन क्यों यूज करते हैं, तो देखने को मिलता है एक तो पहला रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, दूसरा वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, एंड यूटेरस इनटू नॉर्मल पोजीशन। देखना अगर यूटेरस का कंडीशन, तो उस केस में भी जो सो क्या देखने को मिलता है, नी चेस्ट पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ और कौन सी किस किस केस में देखने को मिलेगा, तो अगर पेशेंट को स्पाइनल को जो है सो स्पाइनल देखना है, मतलब कि जो वर्टिब्रा है उसको को स्ट्रेच करना है, फिर एक्सपेंड करना है, उस केस में भी देखने को मिल सकता है नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है, या फिर गेन्यू पेक्टोरियल पोजीशन। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी। इसमें क्या है, बॉडी अलाइनमेंट और पोस्टर बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, पोस्चर रिफ्लेक्शन, मतलब कि नॉर्मल बॉडी का अलाइनमेंट के लिए क्या क्या नीड है, तो बॉडी अलाइनमेंट और पोस्टर बैलेंस, कोऑर्डिनेट, मूवमेंट, पोस्चर रिफ्लेक्स, ये सारे इम्पोर्टेंट है। बट ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी पोजीशन वाला टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।